उत्तर पूर्व के सुदूर अंचल में पहाड़ी की तलहटी से लगा एक छोटा सा गांव था, निगरी। इस गांव की कुल आबादी 20 घरों की थी, जिसमें कुल जमा 42 लोग रहते थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शामिल थे। इस गांव की जमीन भी बहुत उपजाऊ नहीं थी, मगर यह गांव प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर समृद्ध था। और यही वजह थी कि रईसजादे इस गांव में लगभग साल भर घूमने आते रहते थे, और उनको ठहराने तथा घुमाने से गांव के नौजवानों को अच्छी आय हो जाती थी, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो जाता था। गांव में पंचों ने यह व्यवस्था बना रखी थी कि सभी आगंतुकों को पंचायत के पास ही रजिस्ट्रेशन कराकर भुगतान करना होता था, और पंचायत एक एक करके सभी परिवारों को उनकी जिम्मेदारी दे देती थी, जिससे मिलने वाला पैसा सभी परिवारों को बराबर बराबर बांटा जाता था। इससे कोई विवाद नहीं होता था। इस गांव की सीमा पर चारों ओर बहुत ही मनोहर दृश्यावली थी, और उसे देखने ही पर्यटकों के झुंड आते थे। गांव की कमाई अच्छी हो जाती थी और सभी अच्छी तरह जीवन यापन करते थे। मगर इस गांव के उत्तरी किनारे के जंगलों में जो खंडहरनुमा इमारतें थीं, गांव वाले उसे भुतहा खंडहर कहते थे, और उस ओर बरसों से कोई नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो उस ओर गया वो फिर वापस नहीं आया, न जाने कहां खो जाता था वहां जाने वाला। इस डर से गांव वालों ने उस ओर जाना ही बंद कर दिया था। इस खंडहर के बारे में गांव का बच्चा बच्चा जानता था, और धीरे धीरे इसके बारे में पर्यटकों को भी पता चलने लगा था। ऐसे में एक दिन उस गांव में दो दोस्त नगेंद्र और हरजीत घूमने आए। दोनों ही शौकिया जासूसी करते थे। उन्होंने यहां आकर उन खंडहरों के बारे में सुना तो वे अपने गाइड दोरजी से बोले कि भाई दोरजी, हमें उन खंडहरों के बारे में थोड़ी जानकारी दो। दोरजी थोड़ा चौंका, फिर बोला, साहब, आप लोग उन खंडहरों की चर्चा मत करो, वरना गांव वाले आपको गांव में रहने नहीं देंगे। यह सुनकर उन दोनों की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने फुसफुसाकर दोरजी से कहा, अरे भाई, हम दोनों तो किसी से बताने से रहे। रही बात तुम्हारी, तो तुम तो हमें बस वो जगह दूर से दिखा देना। तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, आगे हम लोग देख लेंगे। यह सुनकर दोरजी बोला, नहीं साहब, इस गांव में आया हर एक पर्यटक हमारे लिए भगवान तुल्य होता है, और आप लोगों को उन खंडहरों तक पहुंचाने का पाप मैं नहीं कर सकता हूं। इस पर वे दोनों बोले, अरे भाई दोरजी, तुम क्यों चिंता करते हो? हम तो खुद से उस जगह जाना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे मन में कोई कौतूहल नहीं होता उन खंडहरों के बारे में? क्या तुम कभी नहीं सोचते हो कि आखिर ऐसा क्या है उन खंडहरों में कि जो भी उनके पास जाता है फिर वापस नहीं लौटता? उनकी बातों से दोरजी भी सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि सही बात है ये कि आज तक कम से कम उसकी पीढ़ी के किसी नौजवान ने तो उन खंडहरों की ओर जाकर नहीं देखा कि सच्चाई क्या है। सिर्फ बुजुर्गों के रोकने से ही सब चुपचाप बैठ गए हैं। दोरजी एक साहसी युवक था। उसके मन में भी एडवेंचर करने की इच्छाएं थीं। आज नगेंद्र और हरजीत ने जैसे उसे एक नई दिशा दे दी। बस उसने मन ही मन विचार किया और बोला, चलिए भाई साहब, हम लोग उस ओर चलेंगे, मगर हमें सावधानी से जाना होगा, और हम एक दिन में ही पूरी तरह उस ओर नहीं जाएंगे, बल्कि 1-2 दिन आसपास घूमने के बाद चलेंगे, जिससे किसी को यह कहने का मौका न मिले कि हम खंडहरों में जा रहे हैं। यदि यह बात गांव वालों को पता लग गई कि हम उधर को जाने वाले हैं, तो आप लोगों का तो ठीक है, मेरा और मेरे परिवार का इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। दोरजी की बात सुनकर नगेंद्र बोला, देखो दोरजी, हम तुम्हें लिखित में दे देंगे कि तुम्हारे मना करने के बावजूद हम दोनों ने तुम्हें मजबूर किया कि तुम हमें उन खंडहरों के पास पहुंचा दो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी पर और अपनी जिद से उन खंडहरों की ओर गए हैं, और हमें कुछ हो जाने पर तुम्हारी अथवा गांव वालों की कोई गलती या लापरवाही अथवा जिम्मेदारी नहीं होगी। इन बातों से दोरजी का मन भी डांवाडोल हो उठा। वैसे भी वो खुद कोई डरपोक तो था नहीं, और सच कहा जाए तो वो खुद भी उन खंडहरों को एक बार पास से देखना चाहता था। उसने मन ही मन विचार किया और फिर बोला, ठीक है साहब, मैं तैयार हूं, मगर मेरे ख्याल से हमें सरपंच जी को व्यक्तिगत रूप से उधर जाने की जानकारी दे देना चाहिए,
क्योंकि एक तो वे हमारे गांव के सर्वेसर्वा हैं और मेरे विचार से वे खुद भी उन खंडहरों का रहस्य जानने की मन ही मन इच्छा रखते हैं, मगर समाज के सामने कहते डरते हैं। दूरजी की बात सुनकर नगेंद्र ने ही कहा, चलो फिर हम उन्हें सूचित कर दें कि हम कल वहां जाना चाहते हैं। वे तीनों सीधे सरपंच जी के घर पहुंचे। सरपंच जी उसी समय पूजा करके उठे थे और प्रसन्न मुद्रा में थे। तीनों ने उनका अभिवादन किया। उन्होंने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया और बोले, स्वागत है। हरजीत ने आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया। फिर नगेंद्र भी आया। उन्होंने उन लोगों को बैठने को कहा और अंदर चाय लाने को आवाज लगाई। वे दोनों उनके बैठने के बाद सामने पड़े तख्त पर बैठ गए। नगेंद्र ने ही बात शुरू की और उस स्थान के प्राकृतिक दृश्यों की सराहना करते हुए गांव वालों के व्यवहार की भी तारीफ की। सरपंच जी ने उन लोगों के निवास स्थान की जानकारी ली। फिर बोले, अब बताएं आप लोग मुझसे क्यों मिलने आए हैं। सुनकर हरजीत ने बात शुरू की। वो बोला, सरपंच जी, यहाँ के प्राकृतिक दृश्य तो सचमुच कमाल के हैं, मगर हम दोनों थोड़ा खोजी प्रवृत्ति के हैं और यहाँ आकर जंगल के उन खंडहरों के बारे में सुनकर हम एक बार वहां जाने की इच्छा रखते हैं। हमने ये बात दौरजी को कही तो उसने मना कर दिया। तब हमने सोचा कि आपसे अनुमति लेकर वहां जाएंगे। अब नगेंद्र बोला, महोदय, हमने उस जगह के बारे में सब सुन लिया है, इसके बावजूद हम वहां जाना चाहते हैं। इसलिए वहां जाने से पहले हम आपको लिखित में दे जाएंगे कि हम अपनी जिद और मर्जी से वहां जा रहे हैं और इसके जो भी परिणाम होंगे उसके लिए सिर्फ हम दायी होंगे। इसकी गांव वालों पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सुनकर सरपंच जी सोच में डूब गए। दोनों दोस्त उनसे लगातार विनती करते रहे। आखिर उन्होंने कुछ सोचकर उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। साथ ही कहा कि देखो बेटे, आप लोग मेरे बेटे की उम्र के हो, इस लिहाज से मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि अपने साथ एक एक भगवान की छोटी तस्वीर जेब में जरूर रख लेना और हो सके तो खुशबूदार अगरबत्ती भी रख लेना। बाकी भगवान तुम्हारी सहायता करें। सरपंच जी से अनुमति लेकर वे तीनों चले आए। आकर उन्होंने उस दिन आसपास घूमने के बाद जल्दी लौटकर अगले दिन खंडहरों की ओर निकलने की तैयारी कर ली। लौटते वक्त वे तीनों के लिए एक एक छोटी भगवान जी की तस्वीर और खुशबूदार अगरबत्ती तथा लाइटर भी ले आए। साथ ही उन्होंने तीनों के लिए तेज रोशनी वाली पैकेट टार्च और कुछ मोमबत्तियां भी खरीद लीं। सब तैयारी करके वे डेरे पर लौटे और अगले दिन सुबह जल्दी निकलने का तय करके उन्होंने दौरजी को विदा किया। अगले दिन सुबह वे लोग जल्दी ही निकल पड़े। दौरजी नाश्ता और लंच सब पैक करवा के ले आया था। पानी बोतल का एक पूरा क्रेट भी साथ ले लिया गया था। वे लोग निकल पड़े। हालांकि उन्हें शाम तक लौट आने की उम्मीद थी, मगर फिर भी हरजीत ने कहा, हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स और चिप्स वगैरह भी रख लेना चाहिए, हो सकता है रात देर हो जाए लौटने में। सब सामान लेकर वे तैयार हुए और निकल पड़े। लगभग 2 घंटे में वे जंगल के भीतरी हिस्से में बने उन खंडहरों तक पहुंच गए। वे देखने में बाहर से किसी बड़ी हवेली के भग्नावशेष जैसे लगते थे, जिसके आसपास शायद घुड़साल रही होगी, क्योंकि वहां खंडहर एक नहीं दो थे, एक मुख्य इमारत और एक अस्तबल जैसी बनावट का खंडहर। वहां पहुंचकर उन्होंने चाय पी। फिर दौरजी ने बताना शुरू किया कि उसने अपने दादाजी से सुना था कि लगभग 100 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र के जागीरदार की हवेली होती थी और उस हवेली के आखिरी वारिस चौधरी रसिक नारायण जागीरदार थे, जो नाम के अनुरूप ही रसिया थे। सारी जागीर में जो भी महिला उन्हें पसंद आ जाती, उसे अपनी आगोश में लेकर वासना पूर्ति उनका सबसे प्रिय शगल था और इसमें जिसने भी विरोध किया उसे जान से हाथ धोना पड़ता था। ऐसा ही एक वाकया हुआ था जो इस हवेली के उजड़ने की मुख्य वजह बना था। नगेंद्र और हरजीत मनोयोग से सारा किस्सा सुन रहे थे। दौरजी आगे बोला, दादाजी ने बताया था कि एक बार पास के गांव से रसिक नारायण की सवारी गुजर रही थी। उस समय गांव के तत्कालीन सरपंच की बेटी, जो दूर शहर में डॉक्टरी पढ़ रही थी, वो छुट्टियों में घर आई थी। वो लड़की शहर में पली बिंदास लड़की थी। वो गांव की कोई दब्बू किस्म की लाचार औरत नहीं थी। उस दिन वो अपने प्रिय घोड़े पर बैठकर गांव से बाहर सैर को निकली थी। उसने घुड़सवारी के लिए चुस्त कपड़े पहन रखे थे, जिनसे उसका बदन पूरी तरह उजागर हो रहा था। उसी समय चौधरी
रसिक नारायण की सवारी भी वहां से गुजर रही थी। उसकी नजर इस लड़की पर पड़ी। बस उसे देखते ही उनका दिल बेकाबू हो उठा। उन्होंने अपने मुसाहिबों को इशारा किया। फिर क्या था, उन लोगों ने जो संख्या में 6 थे, आनन फानन में लड़की को चारों ओर से घेर लिया। लड़की उनकी इस हरकत पर थोड़ा चौंकी, मगर उसे तुरंत समझ में आ गया कि उनका इरादा उसे उठाने का है। वो शहर में पली थी, कराटे में ब्लैक बेल्ट थी। इस बात का एहसास उन मामूरादों को सपने में भी नहीं था कि कोई लड़की उनके मजबूत शिकंजे से बचकर निकल सकती है। अब तक उन्होंने सिर्फ गांव की लाजवंती लड़कियों और औरतों को ही उठाया था, जो बेचारी परिवार की इज्जत बचाने की खातिर चौधरी के अत्याचार मुंह बंद करके सह लेती थी। मगर आज उनका पाला एक शेरनी से पड़ा था। लड़की ने तुरंत घोड़े को रोका और कूदकर पोजीशन ले ली। उन लोगों ने उसे पकड़ने की छलांग लगाई तो उसने फुर्ती से अपने आप को बचाया और पलटवार कर दिया। उसने फौरन से पेशतर उन पर ताबड़तोड़ कराटे की छाएं चलाना शुरू किया तो उन नामों के छक्के छूट गए। ये देखकर चौधरी भी घबरा गया और अपना घोड़ा मोड़कर भाग गया। उस वक्त तो चौधरी ने हार मान ली थी, मगर उसके दिल में उस शेरनी को पाने की चाहत और भी बढ़ गई थी। वो बदला लेने की फिराक में रहने लगा। चौधरी ने आगे उस लड़की को हासिल करने के लिए कौन सी चाल चली और फिर कैसे उसके परिवार का सर्वनाश हुआ, हवेली क्यों खंडहर हो गई, ये सब जानने के लिए थोड़ा इंतजार। शेष अगले भाग में। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और भी कहानियां सुनने के लिए द ईगल माइंडसेट स्टोरी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।